नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि प्रत्येक दिन हम लोग किसी भी एक दिवसीय परीक्षा अर्थात वनडे एग्जाम के लिए जितना भी आप लोग कोई भी वनडे एग्जाम आप लोग देते हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे या तो फिर ये उत्तर प्रदेश किसी स्टेट लेवल का भी कोई भी अगर एग्ज़ाम होगा साथियों, जो तो प्रत्येक एग्ज़ाम में आजकल का ट्रेंड चल पड़ा है कि करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। ठीक साथियों, तो करंट अफेयर के यहाँ पे साथियों हम अपनी इस क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। और साथियों सबसे खास बात यह है यहाँ की कि सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं साथियों करंट अफेयर के, उस करंट अफेयर के सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल डीपली हम लोग जानने को, पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं जितना डीपली हो सकता है। ठीक साथियों, जैसे एक क्वेश्चन कोई हो गया, जैसे आज का क्वेश्चन साथियों प्रधानमंत्री ने 10वीं किसान रेल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, तो इससे संबंधित सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि कब रवाना किया, किस माध्यम से रवाना किया, यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होंगी साथियों, मतलब इससे भी ज़्यादा डिटेल जो भी होता होगा वो सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करते हैं। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए साथियों। ठीक है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ठीक उसी प्रकार करंट अफेयर की क्लास भी हम लोग के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि अदर टॉपिक हम लोग पढ़ने में जोर देते हैं। ठीक, तो साथियों आप लोग क्लासों को देखा करें, साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई सुझाव भी रहा करे, आप लोगों का अगर कोई सुझाव भी रहा करे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सुझाव को हमें दे सकते हैं। मैं आपके सुझाव पर भी विचार करने की कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, अगर आपके सुझाव सही रहेंगे तो मैं उन्हें मानूंगा और उसके लिए भी मैं कुछ न कुछ करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है अभी जो मैंने आपको बताया। आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है साथियों कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने 100वीं किसान रेल को रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साथियों क्या किया, 100वीं किसान रेल को, कौन सी 100 नंबर की किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का काम किया। साथियों कृषि उत्पाद के मूल्य संवर्धन से संबंधित प्रसंस्करण उद्देश्य हमारी प्राथमिकता है, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। प्रधानमंत्री खेती के क्षेत्र में निजी निवेश से किसानों को मदद मिलेगी, ये बात इन्होंने कही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साथियों यह किसान रेल जो इन्होंने 100 नंबर की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया साथियों, तो ये 28 दिसंबर को, कब, 28 दिसंबर को साथियों इन्होंने रवाना किया। 28 दिसंबर को इन्होंने 28 दिसंबर 2020 को ये 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। और साथियों इन्होंने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह साथियों महाराष्ट्र के सिंगोरा से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का काम किया। इसकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी साथियों, महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के साथियों शालीमार के बीच यह ट्रेन चलेगी।
महाराष्ट्र के संगोला से साथियों पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच यह ट्रेन चलेगी, जो 100वीं किसान रेल को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया। साथियों इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और श्री पीयूष गोयल भी इस दौरान उपस्थित रहे। इस अवसर पर साथियों अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान रेल सेवा देश के किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच 4 महीने में 100वीं किसान रेल चलाए जाने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सेवा कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी साथियों? बड़ा बदलाव लेकर आएगी यह ट्रेन जो चलाई गई है। साथियों पश्चिम बंगाल के इससे क्या होगा कि किसान रेल जैसी सुविधाओं ने पश्चिम बंगाल के लाखों किसानों को एक बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई है। यह सुविधा किसानों के साथ साथ स्थानीय छोटे व्यवसायियों के लिए भी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में मौजूद विशेषज्ञों और दुनिया में अन्य देशों के अनुभवों तथा नई प्रौद्योगिकी का भारतीय कृषि क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जाएगा। साथियों जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों का भंडारण केंद्र रेलवे स्टेशन के आसपास निर्मित किए जा रहे, मतलब कि यह है साथियों कि जो जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पाद होंगे उनके भंडारण का केंद्र रेलवे स्टेशन के आसपास ही निर्मित किया जाएगा, जहां किसान अपने उत्पादों का संग्रह भी कर सकेंगे। यहां प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फलों और सब्जियों को ग्राहकों तक पहुंचाने के क्रम में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यकता से अधिक उत्पाद होने की स्थिति में जूस, अचार, चिप्स इत्यादि को छोटे निर्माताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए साथियों। ठीक है, ये आज की हमारी सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी थी। एग्जामिनर यहाँ से आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल यात्रा को 100वीं किसान रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाँ रवाना किया, वह कौन से शहर के बीच संचालित की जाएगी? कौन से शहर के बीच संचालित की जाएगी? तो आपको आंसर ऑप्शन में दे देगा महाराष्ट्र दे देगा, या तो संगोला दे देगा, या पश्चिम बंगाल, या शालीमार दे देगा। ठीक साथियों, या 3 दे देगा। इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा आप लोगों को दे देगा कि जो इसमें से नहीं रहेगा तो पूछेगा कहाँ से कहाँ के बीच संचालित नहीं की जाती है। ठीक इस तरीके से, या तो आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100वीं किसान रेल यात्रा को कब हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहाँ आपसे डेट पूछेगा तो 28 दिसंबर 2020 आपको बताना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे रवाना करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें हम लोग साथियों, अगली जानकारी है साथियों कि देश के कुल साथियों 8 समुद्र तटों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग फहराया गया। देश के साथियों 8 समुद्र तटों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग फहराया गया। बताता हूं अभी, भारत देश के 8 समुद्र तटों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग फहराया गया। साथियों भारत देश के कुल 8 समुद्र तटों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग फहराए जाने का काम किया गया। साथियों केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 दिसंबर को, कब साथियों? 28 दिसंबर 2020 को 28 दिसंबर 2020 को
28 दिसंबर 2020 को साथियों वर्चुअल माध्यम से देश के 8 समुद्र तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया गया। भारत ने साथियों 6 अक्टूबर 2020 को इन समुद्र तटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र उस समय प्राप्त किया जब UNEP, UNWTO, यूनेस्को, IUCN, ILS, FEE जैसे सदस्य संगठनों वाले अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल ने कोपेनहेगन, डेनमार्क में पुरस्कार की घोषणा की थी। कहाँ? कोपेनहेगन में और डेनमार्क में पुरस्कार का ऐलान किया था साथियों। उस समय क्या किया था साथियों? यह बात है कब की? 6 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र उस समय साथियों प्राप्त किया था। साथियों ब्लू फ्लैग प्रमाणीकृत वैश्विक रूप से मान्य पर्यावरण लेबल है। ब्लू फ्लैग जो होता है यह साथियों क्या होता है? यह पर्यावरण यह वैश्विक रूप से मान्य पर्यावरण लेबल होता है। वैश्विक रूप से मान्य पर्यावरण होता है। वैश्विक रूप से मान्य पर्यावरण का मतलब यह है साथियों कि पर्यावरण हमारे यहाँ किस प्रकार से है, वैश्विक रूप से पर्यावरण की क्या स्थिति है हमारे यहाँ, उसके लिए यह प्रमाण पत्र माना जाता है साथियों, जिसे 33 कठोर मानकों के आधार पर डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। ये जो साथियों प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का, इसे साथियों 33 जो है मानक माने जाते हैं। 33 साथियों 33 कठोर मानक माने जाते हैं। स्ट्रिक्ट साथियों मानक होते हैं इसके। उन मानक के अनुसार जो मानक को प्राप्त कर लेता है उन्हीं को साथियों उन्हीं मानकों को जो प्राप्त कर लेता है वैश्विक रूप से पर्यावरण के लिए, वैश्विक रूप से पर्यावरण की जांच की जाती है, जिसके कुल 33 मानक होते हैं। जो साथियों जो समुद्र तट इन 33 कठोर मानकों को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें पर्यावरण का यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, जिसमें हमारे भारत देश के टोटल 8 समुद्र तट हैं साथियों, जो कि इस 33 कठोर मानक को प्राप्त करने के बाद वैश्विक रूप से पर्यावरण के लिए ये मान्य किए गए, जिसे कि इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। यह साथियों डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। ये जो प्रमाण पत्र दिया जाता है साथियों 8 समुद्र तटों पे जो ब्लू फ्लैग फैलाया गया इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग, यह साथियों कहाँ के? डेनमार्क देश के। यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है साथियों? डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट के माध्यम से साथियों यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। किसके द्वारा? फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा। एजुकेशन के द्वारा यह प्रमाण पत्र दिए जाने का काम किया जाता है। साथियों राज्य तथा केंद्रीय सरकार के लोगों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वच्छ समुद्री तट इस बात का संकेत देते हैं कि तटीय पर्यावरण की सेहत अच्छी है और ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र भारत के संरक्षण और अस्थायी विकास प्रयासों की वैश्विक मान्यता है। पर्यावरण मंत्री ने बताया साथियों कि आने वाले 3-4 वर्षों में ऐसे और 100 समुद्र तट ब्लू फ्लैग वाले बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समुद्री किनारों के साफ सफाई को न केवल सौंदर्य और पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से बल्कि समुद्री गंदगी कम करने और तटीय पर्यावरण को अस्थायी बनाने के महत्व को देखते हुए जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए। ठीक साथियों, ये बात कौन कहा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा। भारत ने साथियों जून 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तटीय क्षेत्रों में अस्थायी विकास की अपनी यात्रा को शुरू किया था। भारत ने 13 तटीय राज्यों में साथियों आई एम सेविंग माई बीच अभियान के साथ लॉन्च किया। उनके साथ मंत्रालय के प्रतिष्ठित कार्यक्रम BEAMS अर्थात बीच एनवायरनमेंट एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज को लागू करने किया गया। किसे? बीच एनवायरनमेंट एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज को लागू करने की बात कही जा रही है। ठीक,
तो हमारे भारत के साथियों टोटल 8 समुद्र तटों को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग दिया गया, जो कि साथियों पर्यावरण से संबंधित होता है। जिस समुद्र तट का साथियों पर्यावरण काफ़ी अच्छा और सुहाना होता है, जो कि साथियों डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन यह प्रमाण पत्र देती है। और इसी के साथियों जो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन है, इसके टोटल 33 क्या होते हैं, मानक होते हैं। इन मानकों को जो प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो कि भारत के टोटल 8 समुद्र तटों को प्राप्त हुआ है। ठीक, अगली नई जानकारी है साथियों कि हमारे भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी 28 दिसंबर 2020 को कोरिया गणराज्य की यात्रा पर रवाना हुए। भारत के सेना प्रमुख कौन है साथियों? भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 28 दिसंबर 2020 को कोरिया गणराज्य की यात्रा पर रवाना हुए। क्या हुए? कोरिया गणराज्य की यात्रा पर रवाना हुए। समझिएगा साथियों, भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी 28 दिसंबर 2020 को कोरिया गणराज्य की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। सेना प्रमुख साथियों जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी कोरिया गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर ये निकले हैं साथियों। कौन सी? 28, 29, 30 दिसंबर 2020 तक ये रहेंगे। कब तक? ये 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे साथियों। 3 दिवसीय यात्रा पर। कब? 28 से 30 दिसंबर 2020 तक ये कोरिया गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे साथियों। अपनी यात्रा के दौरान वे कोरिया गणराज्य के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। जनरल साथियों मनोज मुकुंद नरवणे सियोल के राष्ट्रीय समाधि स्थल, कहाँ? सियोल के राष्ट्रीय समाधि स्थल और युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। उनका साथियों राष्ट्रीय रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष तथा रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। किसके साथ साथियों? राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के साथ इनकी मुलाकात होगी, सेना प्रमुख के साथ ही साथ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ के अध्यक्ष जो होंगे साथियों, तथा रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के जो मंत्री होंगे उनके साथ इनका मुलाकात का कार्यक्रम है, जहां वे साथियों भारत कोरिया गणराज्य रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में विचार विमर्श करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, सेना प्रमुख साथियों जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी इंजे कंट्री में कोरिया कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, गंगवान प्रांत और डेजोन में एडवांस डिफेंस डेवलपमेंट का भी दौरा करेंगे। कहाँ दौरा करेंगे साथियों? इंजे कंट्री में कोरिया कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में, साथ ही साथ गंगवान प्रांत में और डेनोज में एडवांस डिफेंस डेवलपमेंट का भी दौरा करने का काम करेंगे। ठीक, ये साथियों हमारी आज की नए कुछ करंट अफेयर थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक साथियों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगली जानकारी साथियों है हम लोगों की, अगली जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साथियों ई छापाड़ा वेब पोर्टल को लॉन्च करने का काम किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई छापाड़ा वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साथियों क्या किया, ई छपाड़ा पोर्टल को लॉन्च करने का काम किया। ठीक साथियों, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं साथियों हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी किसके साथियों, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने साथियों सुशासन दिवस पर, कब साथियों, सुशासन दिवस पे इन्होंने लॉन्च किया, कब, सुशासन दिवस पर। सुशासन दिवस के मौके पर साथियों इन्होंने ई छपाड़ा पोर्टल को लॉन्च करने का काम किया। साथ ही साथ साथियों यह एक नया पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा लॉन्च भी किया है। इसी के साथ साथियों इन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, ई संपदा है। एक मोबाइल ऐप जिसका नाम क्या है साथियों, ई संपदा। ई संपदा को लॉन्च करने का काम किया। लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया इस दौरान साथियों जिसका नाम ई संपदा है। ई संपदा को लॉन्च करने का भी काम किया केंद्रीय मंत्री साथियों हरदीप सिंह पुरी ने। साथ ही साथ एक पोर्टल जो कि सुशासन दिवस के अवसर पे ई छपाड़ा पोर्टल को लॉन्च करने का भी काम किया इन्होंने। यह साथियों नया एप्लीकेशन 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन, सरकारी संगठनों को 28 शहरों में 28 शहरों में साथियों 45 कार्यालय परिसरों में कार्यालय स्थान आवंटन और 1176 हॉलीडे होम रूम की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्रदान करता है। इसमें क्या किया जाएगा साथियों, इस एप्लीकेशन के माध्यम से 1 लाख से अधिक जो सरकारी आवास व्यवस्था है उसका आवंटन किस प्रकार से किया जाए, इसमें सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ सरकारी संगठनों को 28 शहरों में, सरकारी संगठन के जो टोटल 28 शहर हैं साथियों, इसमें 45 कार्यालय हैं। इन 45 कार्यालय के परिसर में कार्यालय स्थान का आवंटन, साथ ही साथ 1176 हॉलीडे होम रूम की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए यह सिंगल विंडो अर्थात सिंगल विंडो का काम करेगी। इसी पोर्टल पे यह साथियों सभी काम इस पे हो जाएगा। यह पोर्टल साथियों भारत भर में उपयोगकर्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, साथ ही साथ आभासी सुविधा के लिए उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा। आवंटन, प्रतिधारण, नियमितीकरण और नो ड्यूज प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न संपदा सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। परिसंपत्तियों के उपभोग और सेवा वितरण पर वास्तविक समय की जानकारी, संसाधनों के इष्टतम उपभोग की सुविधा प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत। साथ ही साथ स्वचालित प्रक्रिया, मानवीय हस्तक्षेप को कम कर अधिक पारदर्शी भी इसके अंतर्गत इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। मानवीय हस्तक्षेप को जो है होती है साथियों उसे कम करेगी और इसमें पारदर्शिता भी आएगी। ठीक, अगली जानकारी साथियों है हम लोगों की कि पंजाब सरकार ने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल PR इनसाइड को लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने भी साथियों एक पोर्टल लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल PR इनसाइड
लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने क्या एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल साथियों जिसका नाम PR इनसाइड है, क्या नाम है, PR इनसाइड नाम है साथियों, इसे लॉन्च करने का काम किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साथियों सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रीय सेवाओं की डिलीवरी की सुधार करने के लिए PR इनसाइड नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च करने का काम किया है। PR साथियों जो इनसाइड है, इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका साथियों मुख्य उद्देश्य होगा कि जनता की प्रतिक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने के बाद जनता की संतुष्टि के लिए राज्य सरकार की मौजूदा साथियों योजनाओं और कार्यक्रमों को नई दिशा देना होगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा साथियों PR इनसाइट एप्लीकेशन राज्य के सभी समाचार लेखों और सोशल मीडिया पोस्टरों का एक एकल रिपोजिटरी और डैशबोर्ड प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक साथियों, ये जो होगा साथियों जो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया, यह साथियों क्या होगा कि समाचार लेखों के लिए साथ ही साथ सोशल मीडिया पोस्ट पर एक एकल रिपोजिटरी साथ ही साथ डैशबोर्ड प्रदान करने के लिए इसे विकसित किया गया है। ठीक साथियों, अगर हम लोग पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य का मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। पंजाब राज्य के साथियों अगर CM की बात करें अर्थात मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं साथियों। और अगर यहाँ के इनके साथियों गवर्नर की बात करें अर्थात राज्यपाल की बात करें तो VP सिंह बदनौर साथियों, VP सिंह बदनौर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? गवर्नर हैं। पंजाब राज्य के गवर्नर साथियों VP सिंह बदनौर हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब राज्य के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक साथियों, अगली जानकारी साथियों है कि हिमाचल के CM ने शिमला में वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण करने का काम किया। हिमाचल साथियों प्रदेश के CM शिमला में वाजपेयी की साथियों 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगली जानकारी है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री हैं साथियों वाजपेयी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। शिमला में वाजपेयी की 18 फीट कितनी साथियों 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। हिमाचल प्रदेश के साथियों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, मुख्यमंत्री कौन है साथियों? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साथियों शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री साथियों अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी 18 फीट साथियों प्रतिमा का क्या किया? अनावरण किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण करने का काम किया। ठीक साथियों, यह साथियों जो अनावरण किया गया यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर किया गया। कौन से? 96 नंबर की जयंती पर, 96वीं जयंती के अवसर पर
96वीं जयंती के अवसर पर साथियों इनकी 18 फीट की प्रतिमा का क्या किया गया, अनावरण करने का काम किया गया साथियों। और अगर बात करें तो यह प्रतिमा 1.08 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। कितना, यह प्रतिमा की अगर बात करें तो कितने साथियों, 1.08 करोड़ रुपए, करोड़ 1.08 करोड़ रुपए की लागत से साथियों यह प्रतिमा बनाई गई। रिज मैदान में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति भी है। रिज मैदान में साथियों किसकी, महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी यहीं पे क्या है साथियों, मूर्ति है। अब साथियों आप लोग अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, और अगर साथियों यहाँ के राज्यपाल की बात करें अर्थात गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर साथियों कौन हैं, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू साथियों दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के क्या हैं, गवर्नर हैं। ठीक साथियों, बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं अर्थात राज्यपाल हैं। और हिमाचल प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात करें साथियों तो जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। जो साथियों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। यह साथियों प्रतिमा का अनावरण 96 नंबर की जयंती के अवसर पर किया, जिसकी लागत टोटल 1.08 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रतिमा बनाई गई है। ठीक, अगली नई जानकारी साथियों है कि आरबीआई ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगली नई जानकारी साथियों, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा। अगली नई जानकारी है आरबीआई ने साथियों सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साथियों सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसका लाइसेंस रद्द करने का काम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साथियों भारत में बैंकिंग व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, किसका, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है साथियों, जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। यह साथियों कहाँ है, यह बैंक कोल्हापुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर महाराष्ट्र के साथियों कोल्हापुर शहर में इसका मुख्यालय, इसका ऑफिस था साथियों, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने साथियों सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया, क्योंकि कारण क्या था, उसने साथियों वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2 तिमाही के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता का उल्लंघन किया है। इसने साथियों जो वित्तीय वर्ष था 2019-20 उसमें इसने क्या किया साथियों कि न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता जो थी साथियों उसका उल्लंघन इसने किया है। कौन, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में स्थित है। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के मामले में इसके वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों के लिए साथियों हानिकारक तरीके से संचालित किया गया था। इसके बाद भारत में केवल साथियों 2 लोकल एरिया बैंक संचालित हैं। पहला है कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और दूसरा है कृष्णा भीम समृद्धि LAB लिमिटेड। इसके अलावा साथियों अगर बात करें तो लोकल एरिया बैंक के अंतर्गत 2 बैंक अभी और हैं। कौन कौन से हैं, पहला है कोस्टल लोकल एरिया बैंक,
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, और दूसरा है साथियों जिसका नाम है कृष्णा भीम समृद्धि LAB लिमिटेड, ये दो साथियों बैंक हैं। अभी तक साथियों जो लोकल एरिया बैंक हैं अभी तक 3 थे। कौन से? सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, कोस्टल लोकल एरिया बैंक, कृष्णा भीम समृद्धि LAB लिमिटेड बैंक थी साथियों। जिसमें साथियों RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया कि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में साथियों अभी तक 2 लोकल एरिया बैंक संचालित किए जा रहे हैं। पहली है कोस्टल लोकल एरिया बैंक, दूसरा है कृष्णा भीम समृद्धि LAB लिमिटेड। ठीक साथियों, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के साथियों MD और CEO की बात करें तो संजय अग्रवाल इसके क्या थे? संजय अग्रवाल साथियों इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात MD एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? संजय अग्रवाल साथियों क्या हैं? इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। अगली जानकारी है साथियों अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी है कि महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए DFC क्या करेगा? भारत में USD 54 मिलियन का निवेश करेगा। अगली नई जानकारी साथियों है, ऊपर से मिटा रहे हैं। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नई जानकारी है। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए DFC भारत में DFC क्या करेगा साथियों? भारत में USD 54 मिलियन का निवेश करेगा। क्या करेगा साथियों? निवेश करेगा। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए साथियों DFC क्या करेगा? भारत में USD 54 मिलियन का निवेश करने की बात कह रहा है। संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम DFC की अगर बात करें साथियों तो इसका फुल फॉर्म होगा संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम। विकास वित्त निगम साथियों जिसे हम लोग DFC भी कहेंगे। DFC इसने साथियों क्या किया? कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र साथियों देश में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए भारत में $54 मिलियन का निवेश करने का ऐलान किया है। DFC साथियों इस $54 मिलियन को भारत में राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के लिए इक्विटी में निवेश करेगा। किसके लिए साथियों यह निवेश करेगा? भारत में राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के लिए निवेश करेगा।
NIIF इस पूंजी का उपयोग देश के आर्थिक विकास का समर्थन करने और महत्वपूर्ण विकास चुनौतियों का सामना करने के लिए करेगा। यह साथियों वित्त पोषित फंड के लिए फंड जुटाने के अंतिम दौर का हिस्सा माना जाएगा। ठीक साथियों, अब अगर हम लोग साथियों राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष का मुख्यालय की बात करें, किसकी बात करें साथियों, अंतरराष्ट्रीय निवेश और राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर की बात करें साथियों, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर साथियों मुंबई में है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें साथियों, तो राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष की अगर स्थापना की बात करें तो फरवरी 2015 में इसकी स्थापना किया गया। और साथियों इसके अगर MD एंड CEO की बात करें तो साथियों सुजोय बोस इसके क्या हैं? MD एंड CEO हैं। राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष की स्थापना फरवरी 2015 में की गई और राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष की साथियों MD एंड CEO अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुजोय बोस जी इसके हैं। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली नई जानकारी की बात करें साथियों, तो अगली जानकारी है अगली जानकारी की बात करें अगर हम लोग अगली जानकारी साथियों है फीफा ने अगले साल का U20 और U17 विश्व कप को रद्द कर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी साथियों, फीफा ने क्या किया साथियों, अगले साल का U20 और साथ ही साथ U17 विश्व कप रद्द कर दिया है। फीफा ने साथियों अगले साल का U20 और U17 विश्व कप को रद्द करने का काम किया है। फीफा ने साथियों नोवेल कोविड-19 साथियों कोरोना वायरस के कारण 2021 में पुरुषों की U20 और U17 विश्व कप को रद्द करने का काम किया। रीजन क्या था साथियों? कोरोना वायरस के कारण इसे रद्द करने का काम किया। ठीक, अगले साल का मतलब है 2021 में साथियों विश्व कप को रद्द करने का काम किया कोरोना वायरस के कारण। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप साथियों फीफा परिषद ने ब्यूरो के पुरुषों के फीफा U20 विश्व कप और फीफा U17 विश्व कप, U20 का मतलब साथियों अंडर-20 और U17 का मतलब अंडर-17 ठीक को रद्द करने का काम किया है साथियों। और
अगर बात करें तो इंडोनेशिया और पेरू को 2023 संस्करण में मेज़बान के रूप में नियुक्त करने का निर्णय भी लिया है। कब साथियों? ये जो साथियों अब अगला मतलब विश्व कप होगा तो कहाँ होगा? इंडोनेशिया और साथियों पेरू में। इंडोनेशिया और पेरू में इंडोनेशिया और पेरू को साथियों 2023 संस्करण के लिए 2023 संस्करण के लिए संस्करणों की मेज़बानी के लिए नियुक्त भी किया है। 2023 के संस्करण के लिए साथियों इंडोनेशिया और पेरू को नियुक्त करने का काम किया है, मेज़बानी करेंगे साथियों, जो कि 2021 में टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाले थे। ये सब साथियों 2021 में इंडोनेशिया और पेरू 2021 में मेज़बानी करते, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया है, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए 2023 के संस्करण के लिए नियुक्त कर दिया गया है। ठीक साथियों, इस प्रकार साथियों पेरू 2023 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी करेगा और साथियों फीफा अंडर 20 विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। ठीक साथियों, कहाँ किया जाएगा? फीफा अंडर 20 का आयोजन अगर बात करें, अंडर फीफा साथियों अंडर 20 का आयोजन किया जाएगा कहाँ? इंडोनेशिया में। और पेरू में साथियों किसका? पेरू में अगर बात करें, पेरू में अंडर 17 का आयोजन किया जाएगा। दोनों साथियों आयोजन 2023 में ही किए जाएंगे, आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, 2023 में किए जाएंगे, लेकिन इंडोनेशिया में अंडर 20 का आयोजन किया जाएगा और पेरू में अगर बात करें तो पेरू में अंडर 17 का आयोजन किया जाएगा। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें साथियों तो फीफा के अध्यक्ष कौन होंगे, ये आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। कौन है फीफा के अध्यक्ष की अगर बात करें? फीफा के अध्यक्ष कौन है साथियों? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं और इसकी अगर फीफा की स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई। 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना की गई और इसके मुख्यालय की बात करें साथियों स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। मुख्यालय की बात करें तो ज्यूरिख शहर, स्विट्जरलैंड के साथियों ज्यूरिख शहर में किसका? फीफा का क्या है? मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें तो जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई। कब की गई? 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना की गई। ठीक साथियों, ये साथियों हमारे कुछ आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे साथियों, जिससे कि हम लोगों ने यहाँ पे करने का काम किया। सारे करंट अफेयर साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद साथियों इसे आप लोग करने का भी काम करिएगा। ठीक, अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, 5 मिनट टाइम दे के रिविज़न करिएगा। ठीक साथियों, साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहूँगा कि क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ साथियों अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को हमें दे सकते हैं। अगर वो सुझाव मानने लायक होगा ज़रूर हम मानेंगे। ठीक, और ठीक है, फिर क्लास को यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।